नमस्कार दोस्तों, द विनर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? वह कौन सा पदार्थ है जिससे किसी एथलीट को ज़्यादा व अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो नंबर 1 है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अथवा विटामिन। तो दोस्तों, वह जो है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को सर्वाधिक व जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट वह तत्व है जिससे हमारे शरीर को जल्दी व ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एथलीटों को जो है जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर सबसे कम जलने की संभावना किस कपड़े की होती है? तो दोस्तों, जो आग लगती है तो सबसे कम जो है जलने की संभावना इसमें से किसकी होती है? नायलॉन है, सूती वस्त्र है, पॉलिस्टर है अथवा प्लास्टिक के बने वस्त्र। तो दोस्तों, जो सूती के बने वस्त्र होते हैं वे आग लगने पर सबसे कम जलने की संभावना रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है आग लगने पर सबसे कम जलने की संभावना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। लोहा जो है सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, मांस में, फल में अथवा बादाम ड्राई फ्रूट्स में। तो जो लोहा पाया जाता है वह सब सर्वाधिक मात्रा में जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहा जो है प्रचुर मात्रा में सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो दोस्तों, जो मनुष्य है उसका सामान्य ताप कितना होता है शरीर का? 85 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मनुष्य होता है उसके शरीर का सामान्य ताप जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस, 36.6 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष हेतु चश्मे में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस अथवा समतल अवतल लेंस। तो दोस्तों, जो निकट दृष्टि से पीड़ित होते हैं व्यक्ति, उनके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूर दृष्टि दोष हेतु कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस अथवा समअवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, परंतु जो है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो उसमें जो है उसके निवारण है तो व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं हमें किस कारण से? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं किस लिए? जो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण अथवा प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वे हमें जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? लाल रंग, बैगनी रंग, पीला रंग अथवा हरा रंग। तो दोस्तों, जो हमारा बैगनी रंग होता है उसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मतलब लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? वाट में, डायोप्टर में, जूल में अथवा पॉइज में। तो दोस्तों, हम लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रडार जो होता है उसकी कार्य प्रणाली क्या है? तरंगों का अपवर्तन होता है, उसमें डॉपलर प्रभाव है, रेडियो तरंगों का अपवर्तन होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन है रमन प्रभाव के कारण। तो रडार की जो कार्य प्रणाली है
वह चलती है रेडियो तरंगों के परावर्तन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो रडार होता है वह जो है ऊपर से जहाँ रहता है वहाँ से जो है रेडियो तरंगे भेजता रहता है। तो ये रेडियो तरंगे जहाँ तक जाती हैं उसकी रेंज में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो है वहाँ से परावर्तित होकर जो वापस संदेश देती हैं, इसे रेडियो तरंगों का परावर्तन कहते हैं, जिसके कारण जो है हमें रडार में पता चलता है कि कोई वस्तु निकट है अथवा दूर है, कितनी दूर है, इस स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो रडार की कार्यप्रणाली जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर काम करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विद्युत प्रभाव अथवा रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों, जो दो हल्के नाभिक मिलके यदि एक जो है बना रहे हैं भारी नाभिक, तो इसको कहेंगे हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो कांच की छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित हो जाती है। तो जो कांच की छड़ है उसको यदि हम रेशम से रगड़ते हैं तो दोस्तों वो जो है धनावेशित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को गर्म किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो क्या होता है? मतलब कोई साबुन का बुलबुला है, उसको थोड़ा सा गर्मी दी जाती है तो क्या होता है उसके साथ? उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार कम हो जाता है, अपरिवर्तनीय रहता है, घटने के बाद बढ़ता है। तो दोस्तों, जब उसको गर्म किया जाता है तो उसका आकार कम हो जाता है, घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गर्म करने पर जो है साबुन का बुलबुला छोटा हो जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक होता है। तो धारिता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? बोल्ट होता है, फैराडे होता है, पॉइज होता है, तो गॉस होता है। तो दोस्तों, जो धारिता का मात्रक होता है वह होता है फैराड। धारिता को हम फैराड में नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, धारा ज्ञात करते हैं, आवेश अथवा विभवांतर। तो इसमें जो है हम लोग मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एकत्रित होती है स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा अथवा सभी। तो शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सेल। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में क्या वृद्धि होती है या कमी होती है, या बाद में या बढ़ने के बाद घटती है, अथवा सभी। तो अर्धचालक का ताप यदि हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? तो अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता जो है बढ़ जाती है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होल्स होते हैं वो जो है तेज़ी से इधर उधर होने लगते हैं, जिसके कारण जो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम से, लेंज के नियम से, ओम के नियम से अथवा फ्लेमिंग के नियम से। तो जो विद्युत मोटर होती है वह फैराडे के नियम पे वर्क करती है। विद्युत मोटर हमारी फैराडे के नियम पे वर्क करती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, या फिर नाभिकीय विखंडन, या फिर विद्युत प्रभाव, या फिर सभी पे। तो जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो अथवा अधिक छोटे छोटे नाभिकों में बिखर जाता है। ठीक है, तो यह नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो जो घरों में जो है वायरिंग होती है वह किस क्रम में होती है? तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, अथवा किसी भी क्रम में जोड़ने पर मिश्रित क्रम में जोड़ी जाती है। तो दोस्तों, जो घर में पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं वे लगे होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगाने पर उनमें विद्युत धारा समान प्रवाहित होती है, इसलिए जो है उनको समांतर क्रम में प्रवाहित करते हैं।
तो घरों में लगे पंखे बल्ब आदि जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में लगाने पर उनमें विद्युत धारा समान प्रवाहित होती है, वह विद्युत धारा का कम व्यय होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, फैराडे ने की थी, रॉन्टजन ने की थी अथवा कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक्स किरण है उसकी खोज की थी विलियम रॉन्टजन ने। विलियम रॉन्टजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए थे और जो है फैराडे संबंधित है उससे वैद्युत धारिता से। तो बस आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 अत्यंत महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।